नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और हर देश में शांति के रखरखाव के लिए कानून आवश्यक होता है, इसलिए कानूनों को प्रत्येक नागरिक द्वारा पालन तो करना चाहिए, लेकिन वो फॉलो नहीं होता है पूरी तरीके से। इसीलिए पुलिस कर्मियों को समाज की शांति और सद्भाव को बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना और उन्हें नियंत्रित करने का काम सौंपा जाता है। जो कानून का पालन नहीं करता उसे पुलिस द्वारा दंडित किया जाता है। ये पुलिस कर्मियों के कारण ही है कि हमारा जीवन और संपत्ति सुरक्षित होता है। इसलिए किसी भी समाज के सुचारू रूप से चलने के लिए एक पुलिसकर्मी होना बहुत जरूरी है। और पुलिस के ऐसे ढेरों काम होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। इसी सिलसिले में राजस्थान संवाद की टीम पहुंची रामगंज एसीपी सुनील प्रसाद शर्मा के पास, जहां उनसे उनके अब तक के सफर, पुलिस विभाग में कार्य की चुनौतियां, साहित्य और दूसरे कई विषयों पर हमारे संवाददाता अजरुद्दीन ने खास बातचीत की। पुलिस जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो 24 घंटे मुस्तैदी से आपकी सुरक्षा में तैनात रहे। पुलिस का काम भी हम देखते हैं कि पुलिस जो होती है वो 24 घंटे हमारी सुरक्षा में तैनात रहती है, चाहे यातायात व्यवस्था हो, चाहे अपराधियों की धरपकड़ हो, चाहे आप लोगों को चैन से रहने की जो वातावरण है वो उपलब्ध कराना हो, चाहे रैली हो, जुलूस हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, पुलिस 24 घंटे मुस्तैदी से तैनात रहती है और अपनी ड्यूटी निभाती है। इसके अलावा भी पुलिस का एक चेहरा होता है। इस वक्त राजस्थान संवाद की टीम रामगंज एसीपी सुनील प्रसाद शर्मा जी के साथ मौजूद है। आप एक तेज तर्रार आरपीएस अधिकारी तो हैं ही, इसी के साथ साथ आप अपने शानदार व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं और साहित्य में भी आप रुचि रखते हैं। आज हम खास बातचीत करेंगे आरपीएस अधिकारी सुनील प्रसाद शर्मा जी से और जानेंगे इनके व्यक्तित्व के बारे में और यहाँ तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, एक आरपीएस अधिकारी बनने तक का सफ़र, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे शुरुआत कैसे हुई। क्या आपने कब ये सोचा कि सिविल सर्विसेज में आना है और वर्दी पहनकर लोगों की सेवा करनी है? देखिए, मैं इनफैक्ट अगर आपको सही कहूँ तो गरीबी के माहौल में मैं पला बढ़ा हूँ और जहन में उस वक्त रोज़गार प्राप्त करना शिद्दत से हावी था। यही ख्याल रहा कि इस वक्त जो भी नौकरी मिले उसको करनी चाहिए ताकि परिवार का भरण पोषण आसानी से हो। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में, गांव के जो सरकारी स्कूल होता है वहाँ से की है और बहुत ही साधारण तरीके से मेरी परवरिश हुई है। और 12th करने के बाद मैं पटना कॉलेज पटना आया और उसके बाद फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने आगे की पढ़ाई की। उसी दरमियान मुझे राजस्थान के बारे में जानकारी मिली कि यहाँ से वैकेंसी आई है और फिर मैंने यहाँ आवेदन किया और अंततः मैं यहाँ पुलिस में आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर मेरी सोच थी कि ऐसी कोई नौकरी करूँ जिसमें मुझे अपने आप को प्रूव करने का पूरा अवसर मिले, मौका मिले। और पुलिस से बेहतर और कोई दूसरी नौकरी हो नहीं सकती थी। और ये ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है कि मुझे ये नौकरी मिली है, खाकी की वर्दी पहनने का अवसर मिला है और रोज़गार प्राप्ति के साथ साथ जो जनता की सेवा करने का मौका इसमें मिलता है। न्याय प्राप्त करने के लिए जो प्रथम सीढ़ी है वो पुलिस विभाग है और उसका मैं हिस्सा हूँ और राजस्थान पुलिस का हिस्सा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सर, बिहार से लेकर राजस्थान तक का सफ़र आपने जो बताया, जिस तरह से आपने तैयारी की अपनी प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजस्थान आने के बाद आप पुलिस में चयन हुआ आपका, उस दौरान का जो ये सफ़र था उसमें कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी कहानी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ज़रूर। मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म पे आके मैं सभी व्यूअर्स से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं चूँकि बिहार के ग्रामीण परिवेश से आता था और बहुत तंगहाली में मेरा जीवन गुजरा था शुरुआती दिनों में, तो जब मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ और जब मैं इंटरव्यू देने आ रहा था तो लोगों ने मुझे ताकीद की कि आप क्या वाहियात ख्याल अपने दिमाग में पाल रहे हैं, जहन में। ऐसा कहीं होता नहीं है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में इंटरव्यू देने जाएं
और बिना किसी जैक जुगाड़ का और बिना किसी अन्य तरीके से साम दाम दंड भेद आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, आप ना जाइए, ऐसा मेरे जो सलाहकार थे, जो हमारे कुछ साथी थे, उनका ऐसा कहना था। लेकिन मैंने उनकी बातों को दरकिनार करके अपने ऊपर भरोसा रख के मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने मन में विश्वास रखते हैं, व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखना और उस पर विश्वास रखने के बाद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, ये हमारी तरफ से मांग है, ये हमें करनी चाहिए। और उसके बाद ईश्वर सब कुछ देते हैं और मुझे नौकरी मिली। तो अभी के युवा वर्ग जो कई दफ़ा उनके मन में निराशा आ जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में कंपैरेटिवली अन्य स्टेट्स के यहाँ पे कई दफ़ा दुर्भाग्य से प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं और उसकी वजह से युवाओं में बहुत घोर निराशा हो जाती है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये बात तो सही है कि प्रश्न पत्र लीक होने की घटना को रोकना ये हमारी जिम्मेदारी भी है और जो ऐसा करते हैं उनको सज़ा दिलाना, लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और मुझे ऐसे ही सफलता मिली। यहाँ आने के बाद जो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी जानने का मुझे मौका मिला, जो कौमी एकता की बात बार बार की जा रही है, लोग अलग अलग नज़रिए से एक दूसरे के प्रति, एक कौम दूसरे के प्रति अलग नज़रिए से जो देखती है, वो जो समझने का मौका मिला, यहाँ के लोगों को जो समझने का मौका मिला, वो बहुत ही अद्वितीय है। इसके साथ साथ शेरो शायरी और गज़ल नज़्म के मामले में भी मुझे बहुत सहूलियत मिली। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जितना सम्मान शायद कहीं मिले, लोग यहाँ मुशायरे के बहुत शौकीन हैं और समझ भी रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि आपके अंदर जोश है, जुनून है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो निश्चित रूप से एक नहीं अनेक राह खुलती है और उसी राह पे मैं आज चल रहा हूँ। सर, आपने बताया कि साहित्य में भी आपकी काफ़ी रुचि है। हम भी देखते हैं कि साहित्य को लेकर काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं। आपकी कौन कौन सी साहित्यिक कृतियाँ हैं जो अब तक आ चुकी हैं और आगे का क्या आपका इस चीज़ को लेकर विज़न है? देखिए, मैं एक फ़लसफ़ा अपनी ज़िंदगी का बताना चाहता हूँ कि मूल रूप से मैं कवि हूँ। ज़रूर रामगंज में आने के बाद नज़्म गज़ल लिखना शुरू किया है और यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो सामाईन हैं, उनकी बड़ी इनायत नज़र है कि वो मेरी बात को पसंद करते हैं। ऐसा मुझ में कुछ है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक मेरी कोई गज़ल या नज़्म या कविता की किताब तो नहीं आई है। लेकिन उपन्यास, मेरे 5 उपन्यास अब तक आ चुके हैं। सबसे पहला उपन्यास लॉकडाउन से जस्ट पहले गुमसुम अल्लाह चुप चुप राम मैंने लिखा था और वो साया हुआ, प्रकाशित हुआ। उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि जो आर्थिक रूप से संपन्न परिवार हैं, तथाकथित संपन्न परिवार हैं, या जो बड़े लोग हैं, उनके घरों में बुज़ुर्ग माता पिता की क्या स्थिति होती है और किस तरीके की तकलीफ़ें उनको मिलती है, ये मैंने उसमें दर्शाने की कोशिश की है। और पुलिस विभाग उनके लिए किस तरीके से प्रयत्नशील है, क्योंकि गरीब अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं। ये बहुत से फिल्मों में, उपन्यास में, धारावाहिक में, सीरियल में, सब में अपन ने देखा है। लेकिन ऐसे संपन्न परिवार जो भौतिक सुख संसाधनों की वजह से अपने पिता माता को समझते हैं कि सब कुछ मैंने दे दिया, पर वो दे नहीं पाते हैं और वो अकेले रह जाते हैं, निपट तन्हा। उसके बाद मैं पूरी दुनिया ने झेला, तो उस वक्त मैंने लॉकडाउन रोजनाम सा एक उपन्यास मैंने लिखा। उसमें भी आपको जो प्रवासी मजदूर थे उनकी व्यथा और कथा का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। उसके बाद और भी कई उपन्यास आए, विद्रोही पथिक, जिसमें भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे समाज में कैसे कैसे कितनी गहरी है, और ख़ास करके मेडिकल क्षेत्रों में। और अभी जो सबसे लेटेस्ट उपन्यास मुकदमा जारी है, अलवर की घटना के ऊपर है। और इसके अलावा 2 किताब और अभी चंद दिनों के अंदर साया होने वाली है। वो किताब भी अभी जल्द पाठकों के हाथों तक पहुँचेगी।
सर, पुलिस में आने से पहले जब आपने एग्ज़ाम दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, तो वो पहला काम जो आपने सोचा कि पुलिस में जाते ही मुझे ये काम करना है, ये सुधार करना है, क्योंकि जब हम व्यवस्था में नहीं होते तो कटाक्ष करते हैं, फप्तियाँ, मतलब इस तरह से बोलते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट को लेके कि भ्रष्टाचार बहुत है, ये कमियां हैं। लेकिन जब हम उस चीज़ से जुड़ना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो कौन सी पहली चीज़ थी जो आपने सोचा कि पुलिस में जाने के बाद पहला काम ये होगा, पहला बदलाव ये करना चाहूँगा? देखिए, बहुत कॉमन प्रश्न है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, आरएस की परीक्षा में, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में सबसे पहले यही पूछा जाता है और आम लोग भी पूछते हैं और जवाब भी इसका कॉमन है। लेकिन मैं कॉमन जवाब आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आपने पूछा कि आपने क्या महसूस किया, क्या सोचा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं छोटा था तो थाने के सामने जाने से डर लगता था और मेरे गांव में एक बार झगड़ा हुआ, 2 परिवार बहुत ही घायल हो गए और वो न्याय पाने के लिए थाना जाना चाहते थे, परंतु उन दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि वो थाने में प्रवेश करें और इतना घायल होने के बाद वो न्याय मांगने पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जा सके। ज़हन में उस वक्त ये ख्याल आया कि माहौल ऐसा हो कि आम आदमी थाने की दहलीज तक पहुँचे और पुलिस वाला भी ऐसा हो कि न्याय मिले या ना मिले वो बहुत बाद की बात है, उनके साथ नरमी के लहजे से पूछ लें कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये पहले मैंने सोचा था और यही मेरी ज़िंदगी का मूल मंत्र है और इसी के ऊपर मेरी पूरी पुलिसिंग है। और मैं जब तक पुलिस विभाग में रहूँगा, मैं यथासंभव कोशिश करता रहूँगा कि लोगों के काम आता रहूँ। बहुत अच्छा सर, आपने अपने जीवन के हर अच्छे बुरे अनुभव बताया, अपना संघर्ष बताया। वो युवा जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जो बार बार डिमोटिवेट होते हैं, जैसा कि आपने बताया राजस्थान की भर्तियों का पेपर लीक होना, देखिए, एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जब आप पैशन के साथ काम करना शुरू करेंगे तो राहें खुल जाएंगी, नए रास्ते आपको दिखेंगे और निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी। मैं जानता हूँ कि जब ऐसी कोई घटना होती है जिसमें कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं या कभी परीक्षाएं टल जाती हैं या और भी वगैरह वगैरह कई बातें हैं, इसमें उससे डिमोटिवेशन होता है। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आप डिमोटिवेशन का बिल्कुल साथ छोड़ दें, नकारात्मक भाव को अपने से अलविदा कह दें और सकारात्मक भाव से भर जाएं। मैं सभी मित्रों से यह भी कहना चाहता हूं कि शब्दों की जादूगरी नाम से एक किताब मेरी अभी कुछ ही दिन बाद बाज़ार में आने वाली है, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अपने शब्दों की वजह से, अपने वक्तृत्व क्षमता की वजह से आप इस समाज में कैसे अपना रुतबा कायम कर सकते हैं, कैसे अपना करियर बना सकते हैं, कैसे अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मोटिवेट रहें, जहाँ से भी संभव हो प्रेरणा लेते रहें और काम करते रहें। सर, हमने देखा कि सोशल मीडिया पर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से संदेश देना, समाज में सुधार करना, ये जो नवाचार है, ये जो विचार है, आइडिया है, कहाँ से आया सर? देखिए, मैं अभी मैं नहीं, सब लोग जानते हैं कि राजस्थान पुलिस जनता के लिए कृत संकल्पित है। अपराधियों में भय व्याप्त हो और आम जन विश्वास कायम हो, ये करने के लिए राजस्थान पुलिस कृत संकल्पित है। लेकिन मैंने सोचा कि एक व्यक्ति, एक पुलिस वाला अपनी बात को यदि किसी सार्थक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समाज के सामने लाता है, तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे जो युवा हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मेरे विचार पहुँचे, इसके लिए मुझे छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाने चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर मैं, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे वो रामनवमी की शोभा यात्रा हो, चाहे वो कम्युनल प्रॉब्लम तनाव कहीं हुआ, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि रामगंज में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे मौक़ों पे, दीपावली पे मेरे भी वीडियो आए थे, लाखों व्यूज़ उसके सोशल मीडिया पे हैं। तो इस तरीके के वीडियो बना के मैं लोगों को प्रसारित करता हूं और रामगंज से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि ख्वाहिश थी एक बूंद की, मुझे समंदर मिला। ख्वाहिश थी एक बूंद की, मुझे समंदर मिला। उरूज भी मुझे यकीन की हद से बढ़कर मिला
और मुझ में इल्मो फ़न ज़रा भी नहीं था, मगर हर राह में रब का भेजा हुआ कलंदर मिला, हर राह में रब का भेजा हुआ कलंदर मिला। दोस्तों, जब आप काम करते हैं तो ईश्वर आपको हर राह में मिलेंगे, अनेक रूप में मिलेंगे। उस रूप को पहचानने के लिए आपको विश्वास, आस्था और मेहनत करनी होगी। अगर आप ये करेंगे तो हर राह में ईश्वर के बंदे, दूत, कलंदर सब मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ रामगंज एसीपी सुनील शर्मा जी, जिन्होंने अपने जीवन का संघर्ष, जीवन के अच्छे बुरे अनुभव और अपना जो पुलिस विभाग में जो अपनी सेवा है उसके बारे में हमें बताया। पुलिस विभाग में काम करते हुए जो जो चुनौतियां उनके सामने आती हैं उसके बारे में भी हमने बातचीत की। इसी के साथ साथ हमने जाना कि साहित्यिक कृतियों में कौन कौन सी ऐसी कृतियां हैं जिसको समाज में नवाचार के लिए, समाज में एक नया चेंज लाने के लिए, परिवर्तन के लिए सर ने लिखा है, और आने वाले वक्त में ऐसे कौन कौन से इनकी किताबें, उपन्यास हैं जो आएंगे। इसी के साथ सर ने रामगंज के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात कही, जिस रामगंज के लिए कई भ्रांतियाँ या कई अफवाहें फैलाई जाती हैं उसके बारे में भी आपने अपना व्यक्तिगत, अपना पर्सनल अनुभव साझा किया। सहयोगी आदिल खान के साथ राजस्थान संवाद के लिए मैं अजहरुद्दीन, जयपुर। अगर आप अपने क्रिकेट इंटरेस्ट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त खबर है। ऑफिशियली लाइसेंस्ड क्रिकेट बेटिंग साइट्स पर बेट करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, वो भी आसान पेमेंट प्रोसेस के साथ, जो आपको देगा 24/7 सर्विस सारे 365 दिन। तो बेस्ट बेटिंग साइट्स जैसे कि डायमंड एक्सचेंज इंडिया, डायमंड एक्सचेंज, क्यू एक्सचेंज और वर्ल्ड 777 के जरिए कीजिए क्रिकेट बैटिंग, और मार्केट में कॉपी करने वाले फ्रॉड्स पर कतई विश्वास ना करें। डिस्क्रिप्शन में दी गई इंफॉर्मेशन को फॉलो करें और पाएं ट्रस्टेड वेबसाइट से बैटिंग करके आसान पेमेंट प्रोसेस से ढेर सारा पैसा। तो देर मत कीजिए और डिस्क्रिप्शन को तुरंत चेक कीजिए।